तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत था आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपकी भूगोल गहन अध्ययन की क्लास है और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट का मतलब लिंक करने वाला, क्योंकि ये जो टॉपिक हैं इन्हीं के आधार पर मैं आपको चीज़ों को आके लिंक करूंगा। तो पहली ही कॉपी के ऊपर मैं लिख लो कूल बेटा कूल, क्लास एंड होने तक सब समझ आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, कूल रहना है, शांत माइंड होकर पूरी क्लास पढ़नी है। इससे पहले कि मैं ये क्लास शुरू करूं, आपको मैंने एक क्वेश्चन जब लास्ट क्लास पढ़ रही थी, किसी ने मुझे कमेंट लिखा था, सर एक चीज़ समझ नहीं आई, जो मरुस्थलीय इलाके हैं वहाँ दैनिक तापांतर वाला जो कॉन्सेप्ट है आपने बताया, दैनिक तापांतर मतलब दिन और रात के तापमान का जो अंतर होता है वो ज़्यादा कहाँ होता है। ठीक है, तो वो जो दैनिक तापांतर और मरुस्थलीय इलाकों में हाई क्यों होता है ये समझ नहीं आया, किसी ने पूछा था। देखिए, सपोज कोई एक मरुस्थल है, ठीक है, ये मरुस्थलीय इलाका है इस भाग में। ठीक, अब मरुस्थल है तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ सूर्य की किरणें जो होंगी पड़ती होंगी, बादल बारिश तो नहीं होती होगी, यही तो होगा, तभी तो मरुस्थल होगा ना। जब बारिश होती, बरसात होती, तो वहाँ स्वाभाविक सी बात है पेड़ पौधे होते, हरियाली होती, इसका मतलब मरुस्थलीय इलाका है तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ बारिश जो होगी वो बहुत ज़्यादा क्या होगी, कम होगी या नगण्य के बराबर होगी। तो इसका मतलब आसमान क्या रहेगा, पूरा क्लीन रहेगा, यानी आसमान पूरा क्या रहेगा, साफ रहेगा। ये पूरा क्या है, साफ आसमान यहाँ से रहेगा। अब देखो, जो सूर्य की किरण आई, इधर से आई सनरेज आई, ठीक है, ये रेडिएशन आया, क्योंकि आसमान साफ है तो ब्लॉकेज नहीं होगा, यानी जो बादल है या जलवाष्प है, धूलकण है, उनके माध्यम से यहाँ क्या होगा, ब्लॉकेज नहीं होगा या नगण्य होगा। तो अधिकांश जो मात्रा है सनरेज की वो यहाँ पहुंच जाएगी रेडिएशन की, कहाँ, सरफेस पे, अर्थ के इस रेगिस्तानी इलाकों में। क्योंकि इस इलाके में बादल, जलवाष्प, इन चीजों की कमी है, तो जो मतलब लॉन्ग वेव रेडिएशन यानी दीर्घ तरंग के रूप में इससे निकलने वाली जो रेज हैं, किससे, अर्थ सरफेस से जो बाहर जाती हैं, वो बिना ब्लॉकेज हुए कहां निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। यानी अगर सपोज यहां पर बादल होते, दो कंडीशन है, ठीक है, एक ये इलाका है, ये है बादल और ये भी है बादल, ठीक है, ये रेज आई दिन के टाइम पे तो कुछ भाग बादलों ने ब्लॉक किया, और यहाँ जो है बादल नहीं है, ये मौसम साफ है तो अधिकांश भाग नीचे पहुंच गया। तो इनमें और इसमें गर्म कहाँ ज्यादा होगा, जो जहां ज्यादा पहुंच रही है, क्योंकि यहाँ बादल वगैरह नहीं है, मौसम साफ है, यहाँ ब्लॉकेज हुए हैं, तो यहाँ गर्म क्या होगा, ज्यादा होगा। किसके कंपेयर में, इस वाले के कंपेयर में। अब बताइए, ये मौसम साफ है, रात के टाइम पे जो रेडिएशन जो अर्थ रिलीज करेगा, जो बाहर निकालेगा, वो सब एटमोस्फियर से बाहर निकाल देगा, क्योंकि ब्लॉकेज नहीं होगा। लेकिन इस केस में क्या होगा, यहां ब्लॉक होने लग जाएगा, कुछ भाग ही रोक देगा। और हमेशा ध्यान रखना, जो एटमॉस्फेयर गर्म होता है वो आने वाली रेस से ना होके जाने वाली रेस से ज्यादा होता है, जो वापस जाती है। अब ये सीधे अगर निकल जाती तो यहां ठंडा हो जाता, लेकिन बादलों ने इसको ब्लॉक कर दिया, तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, वो गर्म रहेगा इस भाग में। और यहां मौसम साफ था, बादलों ने इसको ब्लॉक नहीं किया, तो यहां दिन में अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान था, तो रात को ये इतनी जल्दी बाहर निकल गया कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड बच गया, और इनके बीच का अंतर देख लीजिए, 40 डिग्री तक का रह सकता है। जबकि यहां अगर दिन के टाइम में अगर 35 डिग्री था, रात के टाइम पे ब्लॉक होने की वजह से 25 ही डिग्री रहा, इसी वजह से यहां अंतर क्या रहेगा अपना, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी इतना आपको दैनिक तापांतर में सिर्फ 10 डिग्री का अंतर दिख रहा है दिन और रात में, यहां 40-40 डिग्री का दिख रहा है। इसीलिए देखा होगा जब कभी भी बादल होते हैं आपके वहां या कहीं भी, उस दिन आप लोग कहते हैं रात ठंडा ज्यादा नहीं है, बादल में उमस होती है उस दिन, इसी वजह से होती है। रात में देखना गर्मियों के टाइम पे जब कभी बादल लगे होते हैं ऊपर, कितनी ज्यादा उमस होती है, वो इसी वजह से, क्योंकि ब्लॉक कर देती। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपके। तो इससे आगे को मैं आपको आज की क्लास पढ़ाता हूं। इससे आगे पहले पढ़ाने से पहले दो चीजें आपको हेडिंग लिखनी है। एक तो लिखना है तापीय परिवर्तन, यानी तापीय परिवर्तन का मतलब जो अपने आप में जो चेंजेज होते हैं टेम्परेचर में, वो कैसे, थर्मल चेंज है। ठीक है, तापीय, ये सब अभी लिंक करता हूं, देखो, परिवर्तन यानी इंग्लिश में इसको थर्मल चेंज कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं बच्चों, एक तो होते हैं डायबिटिक चेंज, डायबिटिक चेंज, यानी एक होते हैं डायबिटिक परिवर्तन, दूसरे को बोलते हैं रुद्धोष्म परिवर्तन, यानी एडियाबेटिक चेंज। दूसरे को क्या बोलोगे, एडियाबेटिक चेंज, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं रुद्धोष्म परिवर्तन। क्या बोलते हैं, रुद्धोष्म। हिंदी वाले, जो हिंदी मीडियम वाले उन्होंने सुना होगा, रुद्धोष्म तापीय परिवर्तन लिख देना इसको। ठीक है, इसको लिखना है रुद्धोष्म तापीय परिवर्तन, इसको लिखना है डायबिटिक चेंज। ठीक, अब इसमें क्या होता है मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूं, ये लिंक करूंगा। ठीक है, देखिए, इसको आपने कोई याद नहीं करना है, बस इसको खाली कॉन्सेप्ट है। देखिए, कोई एक चीज है x, ठीक है, दूसरी चीज होगी y, ये क्या होगी, y। सपोज इसका तापमान क्या था, ज्यादा था, इस x का, तो इसका तापमान क्या था, कम था, यानी x से y की ओर क्या होगा, अपने आप में तापमान में परिवर्तन होगा, ज्यादा से कम वाली की ओर तापमान में क्या होगा, परिवर्तन होगा। यानी इस x का टेम्परेचर ज्यादा है, इस y का कम है, तो जिसका ज्यादा है, क्योंकि x का तापमान क्या है,
ज्यादा है, y का फिलहाल तापमान क्या है, कम है। तो इस x से y की ओर टेम्परेचर का क्या होगा बच्चों, स्थानांतरण यानी ट्रांसफर होगा, स्थानांतरण। ठीक है, ये क्या होगा, ट्रांसफर होगा, किससे, x से y की ओर, हीट का ट्रांसफर होगा। तो हीट का ट्रांसफर होगा तब तक होगा जब तक कि दोनों का क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए, यानी बराबर ना हो जाए। यानी x जिसका तापमान ज्यादा है वो एनर्जी को, हीट को क्या करेगा, निष्कासन करेगा, उसका निष्कासित मतलब रिलीज। और y जिसका तापमान ज्यादा है यानी y जिसका तापमान कम है वो उसको क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, यानी अवशोषण करेगा हीट का। ठीक है, क्यों, क्योंकि ज्यादा से कम वाली की ओर हीट का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। इसी को बोलते हैं डायबिटिक चेंज। यानी डायबिटिक चेंज में अधिक तापमान वाले से कम तापमान वाली की ओर हीट का ट्रांसफर होता है, और ऐसा जो ट्रांसफर होता है वो डायबिटिक चेंज के कारण होता है। यानी ज्यादा वाला निष्कासित करेगा, कम वाला क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा, यानी इस प्रकार से हीट का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। एक चीज, और ये हमेशा याद रखना, एक क्लोज सिस्टम की तरह काम करता है, बंद सिस्टम की तरह, इतना आपको ध्यान रखना है। दूसरा एडियाबेटिक चेंज, इसमें क्या होगा, ये बहुत आसान चीज है। रुद्धोष्म परिवर्तन में क्या होता है देखना, बाय चांस कोई चीज है अगर वो फैली हुई है, यानी ये प्रसरण हुआ है, प्रसरण यानी बहुत फैला हुआ है, इसका देखो इतना फैला हुआ है, यानी फैली हुई चीज है। ठीक है, यानी प्रसरण हुआ है इसका, यानी फैलाव है इसमें बहुत ज्यादा। और यहां पर शायद सपोज कोई हीट है, ठीक है, यानी ये जो हीट है ये प्रसरण हुआ है, तो ये जितना फैलेगा तापमान उतना क्या होगा, कम होगा। यानी कोई चीज जितनी ज्यादा फैली होगी उसका तापमान उतना कम होगा, और कोई चीज जितनी ज्यादा संकुचित होगी, क्लोज होगी, ठीक है, ये देखिए ये क्लोज है, जितना ये क्लोज हो गया इसका टेम्परेचर उतना अपने आप में क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी ये संकुचित है, यानी संकुचन मतलब अपने आप में बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड है। ठीक है, ये संकुचित है, तो ये संकुचन के कारण इसका तापमान अपने आप में क्या होगा बच्चों, तापमान इसका हाई होगा, यानी टेम्परेचर हाई लिख दो। यानी इस वाले का टेम्परेचर क्या है, हाई है, इस वाले का टेम्परेचर क्या है, लो है। क्यों, क्योंकि हमेशा याद रखना अगर कोई चीज फैलती है उसका तापमान खुद होता है, और कोई चीज अगर कंप्रेस्ड हो जाती है उसका टेम्परेचर हमेशा क्या होता है, बढ़ता है। तो कभी भी देखना हीट का यानी ऊष्मा का प्रसरण व संकुचन के कारण अगर टेम्परेचर में परिवर्तन होता है तो उसको बोलते हैं एडियाबेटिक या रुद्धोष्म परिवर्तन। तो ये क्या होता है, तापमान का, लिख दो, तापमान का प्रसरण या संकुचन के कारण, कंप्रेस, ठीक है, संकुचन के कारण टेम्परेचर यानी तापमान में परिवर्तन, संकुचन के कारण परिवर्तन लिख दो, परिवर्तन। ये कौन सा चेंज होगा फिर, ये एडियाबेटिक चेंज यानी रुद्धोष्म परिवर्तन बोलेंगे इसको। प्रसरण हो रहा है, ये संकुचन हो रहा, और इसमें क्या होगा, एनर्जी का अधिक वाले से कम की ओर मतलब जो ट्रांसफर हो रहा है तो वो कैसे होगा, डायबिटिक चेंज। अब आपका आता है सर इसका लिंकअप बता दीजिए, ये कैसे होगा, कैसे होगा, हमारे समझ में ये नहीं आ रहा। ठीक है, इसका लिंकअप देखिए कैसे होता है। देखिए ये तो सिर्फ मैं आपको आप समझ गए, अगर मैं कहीं पे ये कहूं कि वायु फैल रही है, हवा फैल रही है, तो उसका तापमान कम हो रहा है, तो समझ जाओगे ना क्यों हो रहा, क्योंकि एडियाबेटिक चेंज हो रहा। इतना तो समझ सकते हो। अब इसका प्रभाव क्या होगा, देखो इफेक्ट क्या हो गया। सपोज ये एक सतह है, यानी सरफेस अर्थ की, ठीक है, ये क्या है अपने आप में, सतह है, किसकी सतह, अर्थ की। ठीक, अब इसमें क्या होगा, इससे जो लगी हुई एयर होगी, यानी जो हवा इससे लगी हुई होगी, सबसे पहले जो इसके करीब होगी हवा वो इस टाइप से होगी। ठीक है, अब जैसे ही हवा इस सरफेस, क्योंकि ये सरफेस गर्म होगी, जैसे जैसे मैंने आपको लास्ट वाला बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स, लास्ट क्लास में याद रखिए, जो जितने नीचे होगा वो उतना गर्म होगा एयर, और जैसे जैसे ऊपर जाओगी एयर क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। यानी जैसे सपोज ये एयर है, इसका टेम्परेचर, जैसे ही हवा क्या होती है, रोटी होती है ना, रोटी तो देखी होगी घर में, अगर रोटी फुलाते हो, जब गैस के ऊपर रखते हो, आंच फुल करते हो तो फूलती है वो, यानी हवा कहीं ना कहीं जब नीचे से हीट मिलती है तो वो फैलती है, ऊपर की ओर उठती है, फैलती है। ये कॉन्सेप्ट है, ये तो मानते हो ना। यानी कोई भी चीज, अपनी रोटी का एग्जाम्पल लो, अगर आप उसको फुलाने के लिए रखते हो तो जैसे उसकी गैस की आंच बढ़ाते हो वो फैलती है, फूलती है और ऊपर की ओर उठती है, होता है ना। तो हवा का भी यही है, जैसे जैसे हवा गर्म होगी तो ये जितना नीचे सरफेस सतह पे होगा, ये यहाँ, ये हवा जैसी ही गर्म होगी ये क्या करेगी, ऊपर की ओर उठेगी और फैलेगी। ये ज्यादा फैली, इससे ज्यादा ये फैली, इससे ज्यादा ये फैली, इससे ज्यादा ये फैल रही। क्यों, हवा ऊपर की ओर उठती है और ठंडी होती है, और ठंडी होने मतलब ऊपर की ओर उठती है, गर्म होती है और फैलती है। ये तो आप कॉन्सेप्ट मानते हो ना। तो यही है, तो ये जो हो रहा, ये सतह है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, यानी डायबिटिक चेंज। यहां से जो अभी मैंने आपको बताया था डायबिटिक चेंज, इससे इसको मिली और इससे इसको मिली, लेकिन जैसे जैसे ऊपर की ओर गई वो फैलते गई, फैलने के कारण अपने आप में क्या होती गई, वो मतलब गर्म होकर फैलती गई। ये यहां पर है। यानी कभी भी याद रखना, जब कभी भी वायु का आरोहण हो,
वायु का आरोहण मतलब ऊपर की ओर उठना, ठीक है। कभी भी जब वायु का आरोहण होता है तो जैसे ही वायु ऊपर की ओर उठती है तो हमेशा याद रखना उसमें क्या होगा, वायु का आरोहण होगा। तो वायु पहले तो यहाँ डेंसिटी ना बहुत ज्यादा सघन थी, यहाँ विरल होती गई, यहाँ ये तो वायु क्या होती है, सघन से विरल हो जाती है। वायु सघन से विरल हो जाएगी, सघन से विरल मैंने लास्ट क्लास में बताया था, क्योंकि सघन से विरल का मतलब यहां तो बहुत ज्यादा क्लोज थी हवा और यहां क्या होगी, फैलती गई है। सघन से जैसी विरल हुई, जैसी ऊपर की ओर उठी, तो इसमें कौन सा चेंजेज होगा बताइए। अभी अभी मैंने आपको बता रखा हवा का क्या हो रहा है, प्रसरण हो रहा है, यानी फैल रही है। तो वायु क्या होगी, प्रसरण, यानी वायु का इसमें क्या होगा, फैलाव होगा। जैसे ही वायु का फैलाव हुआ, इस जो ये प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, वो कौन सा होगा, एडियाबेटिक थर्मल चेंज, यानी रुद्धोष्म तापी परिवर्तन। मैंने अभी कहा था ना, जब हवा फैलती है या हवा कंप्रेस होती है, उसके कारण टेम्परेचर में जो परिवर्तन आता है उसको क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक। तो वायु जैसी फैली तो क्या होगा, हमेशा याद रखना, लिखो एडियाबेटिक थर्मल चेंज, यानी रुद्धोष्म तापी परिवर्तन के कारण तापमान में कमी आ जाएगी, टेम्परेचर में कमी। तो हमेशा एक ही चीज याद रखना, इससे कंक्लूजन ये निकला, वायु जैसे जैसे ऊपर की ओर उठती है तो वो फैलती है, गर्म होके फैलती है। कभी भी याद रखना, वायु जैसे ही ऊपर की ओर उठेगी तो गर्म होके फैलेगी, मतलब गर्म होके फैलती है, यानी उसके तापमान में कमी, इस हवा की ज्यादा होगी, इस हवा की कम होगी, इस हवा की कम होगी, इसकी कम होगी, इसकी कम होगी, ठीक है। इसी का उल्टा हो गया, बाई चांस इसी का उल्टा, वायु ऊपर की ओर न जाने की बजाय वायु नीचे की ओर आ रही है, यानी इस प्रकार से इधर को, यानी इसको ऊपर की ओर उठने को आरोहण बोलते हैं, यानी उठना, और नीचे की ओर आना अवरोहण। आरोही अवरोही बचपन में पढ़ा होगा ना आपने, अवरोहण। अगर वायु ऐसे ही अवरोहित हो गई नीचे, तो वायु जहां यहां सघन से विरल हो रही थी, तो उल्टे में यहां विरल, यहां फैली थी, यहां से डेंस होगी। ये देखिए, सघन से क्या हो रही है, विरल हो, तो यहां अब क्या होगा, वायु विरल से सघन हो जाएगी, वायु विरल से सघन। तो जैसे ही विरल से सघन होगी तो वायु क्या होगी, प्रसरित होगी या संकुचित, संकुचित होगी। अभी अभी मैंने पढ़ाया था, ठीक है, वायु का संकुचन होगा, दिख रहा है साफ साफ, ये कंप्रेस्ड हो रही है। वायु जैसे ही संकुचित होगी तो एडियाबेटिक थर्मल चेंज के कारण तापमान में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, यानी तापमान में बढ़ोतरी होगी, यानी तापमान क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगा, ठीक है, बढ़ोतरी हो जाएगी तापमान। तो हमेशा याद रखना, जो हवा सतह से ऊपर की ओर जाती है वो गर्म होकर गर्म होती है और फैलती है, और जो सतह के करीब होती है वो हमेशा याद रखना, वो हवा क्या होगी, अपने आप में जो मतलब तापमान बढ़ेगा, यानी यहां के हवा की टेम्परेचर ज्यादा होगा, यहां के तापमान क्या क्या होगा, कम होगा, ठीक है। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, मैं आपको अभी क्लास में आगे पढ़ाऊंगा, तब ये मत कहना कि सर हो क्या रहा, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग डालने हैं आपको, वायुमंडलीय आर्द्रता के मापन की विधियां, यानी जो वायुमंडलीय आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर है, उसको मापने की क्या विधियां होती हैं, ठीक है। तो लिखो, वायुमंडलीय आर्द्रता, ह्यूमिडिटी के मापन, मेजरमेंट की विधियां, मेथड की विधियां, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। यहां से मैं आपको बता रहा हूं कि यहां से क्वेश्चन भी आ सकता है, और यहां यही आपका लिंकअप होने वाला है, यहीं से आपको बारिश बादल समझ में आएंगे, ठीक है, धीरे धीरे। देखो, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वायुमंडलीय आर्द्रता होती क्या है, यानी ह्यूमिडिटी क्या होती है एयर में। तो जो इवेपर होता है, यानी जो जलवाष्प होता है, उसकी मात्रा, एयर में जलवाष्प की मात्रा को क्या बोलते हैं, अपने आप में वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। सबसे पहले लिखो, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, ठीक है, जलवाष्प की मात्रा क्या कहलाती है, आर्द्रता कहलाती है। ये क्या है, ह्यूमिडिटी, यानी जितना जलवाष्प होगा, यानी जलवाष्प मतलब इवेपर जितना भी होगा, वही अपने आप में क्या कहलाएगा, उसकी आर्द्रता कहलाएगी। ये कॉन्सेप्ट आपको ये पता होना चाहिए कि वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं, आर्द्रता। जो एयर है उसमें देखेंगे जलवाष्प कितने, जल की बूंदा कितने, जल के कण कितने हैं, उसी को क्या बोला जाता है, ह्यूमिडिटी बोला जाता है, ह्यूमिडिटी, ठीक है, आर्द्रता। अब देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है बच्चों। वायु में जब हम वायुमंडलीय आर्द्रता को मापते हैं, उसके लिए 3 मेथड अपने आप में यूज होते हैं। कितनी मेथड यूज होती है, 3 मेथड यूज होती है, ध्यान से सुनना। पहले को बोलते हैं निरपेक्ष आर्द्रता, यानी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, इंग्लिश वाले लिख देना एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, निरपेक्ष आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। दूसरे को बोलते हैं विशिष्ट आर्द्रता, यानी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, विशिष्ट आर्द्रता, इसको लिखना है आप लोग स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। और तीसरे को बोलते हैं सापेक्ष आर्द्रता, रिलेटेड ह्यूमिडिटी, सापेक्ष
आर्द्रता, ठीक है, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये हो गया रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये हो गया स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, और ये हो गया निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ये तीन प्रकार के जो होते हैं हम देखते हैं कि वायु में आर्द्रता कितनी है। ये तीन मेथड इसके लिए यूज होती हैं। अब सबसे पहले आता है निरपेक्ष आर्द्रता। क्या कॉन्सेप्ट, ये होता क्या है? तो हमेशा याद रखना, पहला हमने ये पहला वाला पढ़ना है, ठीक है, हेडिंग डाल लो निरपेक्ष आर्द्रता। ये कुछ नहीं है बच्चों, ये क्या है? 1 घन सेंटीमीटर में वायु की मात्रा, यानी इसको ये देखते हैं, प्रति घन सेंटीमीटर में वायु में जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। यानी सीधा सीधा मतलब है 1 घन सेंटीमीटर में, यानी पर सेंटीमीटर क्यूब में जितनी वायु में जलवाष्प की मात्रा होगी उसी को क्या कहते हैं? निरपेक्ष आर्द्रता। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, 1 घन सेंटीमीटर वायु में, 1 घन सेंटीमीटर, cm क्यूब लिख दिया मैंने, ठीक है, 1 घन सेंटीमीटर वायु में जलवाष्प की मात्रा कितनी, उसमें जलवाष्प है, ठीक है, जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं आप लोग? रिलेटिव, ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, यानी ये अपने आप में क्या होगी? निरपेक्ष आर्द्रता। तो आप कहोगे कि सर क्या ये सही है कि हम निरपेक्ष आर्द्रता को ऐसे तय कर लें? तो इसका क्या मतलब हुआ, हमेशा याद रखना, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ यानी निरपेक्ष आर्द्रता यानी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ये सीधे इसके समानुपाती यानी प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस चीज के? जलवाष्प की मात्रा के। तो हमेशा याद रखना, यानी जब कभी भी जलवाष्प की मात्रा बढ़ेगी एयर में, तो आप लोग कहोगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, और जलवाष्प की मात्रा अगर घट रही है, डायरेक्टली का संबंध मैंने 3-4 बता दिया। इसका मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है? मैंने क्या कहा था, जब ये सीधे होंगे, अपॉन में नहीं होंगे, तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा, और उल्टा होता, 1/1 होता तो उल्टा संबंध होता, नीचे वाला बढ़ता ऊपर वाला घटता, नीचे वाला घटता ऊपर वाला बढ़ता, इस टाइप का होता है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? जलवाष्प की मात्रा बढ़ी तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी निरपेक्ष आर्द्रता बढ़ी, जलवाष्प की मात्रा घटी तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी अपने आप में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इतने से ही काम नहीं चलने वाला बच्चा। क्यों? क्योंकि याद रखना, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वायु के आयतन के। दूसरा इसमें जो पॉइंट होता है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ एयर, वायु का आयतन। अब ये फंस गए आप लोग, देखिए ऐसा कर दो। अब मैं आपको बता रहा हूं, देखो हम क्या नाप रहे हैं? ह्यूमिडिटी। मैंने कहा वायु में कितनी आर्द्रता है इसका पता करना है। आपने कहा इस कॉन्सेप्ट से हम पकड़ लेंगे, सर जलवाष्प ज्यादा है वायु में, तो हमने कहा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ज्यादा है, जलवाष्प कम है तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी यानी निरपेक्ष आर्द्रता कम है। लेकिन इसके साथ साथ एक ये कॉन्सेप्ट भी लगता है, वायु का आयतन। अब देखिए, वायु का आयतन कहीं ज्यादा होगा, कहीं वायु का आयतन कम होगा। आयतन से भी क्या हो रहा है, जहां वायु का आयतन ज्यादा होगा ये कम हो जाएगा, वायु का आयतन कम होगा ये ज्यादा हो जाएगा। तो आयतन भी ये तय कर रहा है कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कम है या ज्यादा है। तो क्या फायदा है इस तरीके से हम जलवाष्प को नापा? हमें तो जलवाष्प की मात्रा देखनी है, लेकिन उसके कारण तो आयतन के कारण भी उसमें चेंजेज आ रहा है। आयतन के कारण चेंजेज आने के कारण हम ये स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं कि वहां पर ह्यूमिडिटी कितनी होगी, यानी अपने आप में निरपेक्ष आर्द्रता एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कितनी होगी हम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि आयतन के कारण हो जा रहा है। अब पता लगा जैसे कहीं पे 10 ग्राम ह्यूमिडिटी मतलब जलवाष्प है, अब आयतन बहुत ज्यादा हो गया, तो आयतन के कारण बहुत ज्यादा होने के कारण ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी। तो इससे तो पता ही नहीं चल पा रहा। तो ये जो मेथड है ये मेथड सही नहीं है। तो नोट करके एक पॉइंट लिखो, जलवाष्प की मात्रा में अपरिवर्तन के बाद भी वायु के आरोहण व अवरोहण से ह्यूमिडिटी में परिवर्तन हो रहा है। यानी अब मैं आपको समझाता हूं, देखो जैसे हवा, ये आयतन कम था नीचे सरफेस में, ये हवा आयतन बढ़ा, ये फिर बढ़ा ऊपर की ओर जाने पे, और ऐसे उल्टा होगा नीचे की ओर आने पे, ये तो ये क्या हो रहा है, आयतन में चेंज होने के कारण जलवाष्प की मात्रा में चेंज हो रहा है, जबकि हमारा जलवाष्प की मात्रा में इसके कारण चेंज नहीं होना चाहिए था। तो ये मेथड जो है ये सही नहीं है। तो नोट करके लिखो, जलवाष्प की मात्रा में अपरिवर्तन के बाद भी, जलवाष्प की मात्रा में अपरिवर्तन के बाद भी वायु के आरोहण व अवरोहण से, वायु के आरोहण व अवरोहण से एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी निरपेक्ष आर्द्रता में परिवर्तन होता है। इसलिए यह मेथड सही नहीं है। तो पूरा आपने इसको लिखना है। देखिए, तो आपको ये लिखना है। तो ओवरऑल इसका यूज अच्छा नहीं है निरपेक्ष आर्द्रता का। क्यों? क्योंकि हम चाहते कि जलवाष्प हम देखें कितनी है। हमने कहा यार चलो जलवाष्प ज्यादा है तो ये निरपेक्ष आर्द्रता ज्यादा होगी, जलवाष्प कम है तो निरपेक्ष आर्द्रता हमारी मतलब निरपेक्ष आर्द्रता कम होगी। लेकिन पता चला जैसे जैसे हवा ऊपर की ओर उठ रही है, हवा का आयतन बढ़ रहा। अब जलवाष्प तो उतना ही था, लेकिन आयतन बढ़ने के कारण उसमें जलवाष्प में परिवर्तन। देखो आयतन, जैसे ये आयतन बढ़ेगा तो ये निरपेक्ष आर्द्रता घट जाएगी, आयतन घटेगा तो निरपेक्ष आर्द्रता बढ़ जाएगी। यानी आयतन के कारण भी इसमें
प्रभाव पड़ जा रहा है। तो आयतन के इफेक्ट को हटाने के लिए हमने ये कहा कि ये आर्द्रता सही नहीं है, हम इसको देखते हैं विशिष्ट आर्द्रता को, सेकंड वाले को। ठीक है, अब सेकंड वाला क्या होता है, देखिए विशिष्ट आर्द्रता, सेकंड वाला आपने हेडिंग डालना है स्पेसिफिक हीट क्या होती है। अब ये कुछ नहीं है बच्चों, इसमें क्या होगा, आपने क्या किया, 1000 ग्राम यानी 1 केजी वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या बोलते हैं, विशिष्ट आर्द्रता। ठीक है, यानी 1000 ग्राम या 1000 ग्राम को या 1 केजी को, ठीक है 1 केजी, तो 1000 ग्राम को या 1 केजी वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, ऐसा लिखना है 1 केजी वायु में उपस्थित, वायु में उपस्थित, अभी आपको बादल आदल तक पहुंचाऊंगा। देखो उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, जलवाष्प की मात्रा को आप लोग क्या कहोगे, 1000 ग्राम यानी 1 केजी में उपस्थित वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आप क्या कहोगे, स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट आर्द्रता कहोगे। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या हुआ सर, समझ में नहीं आया, समझ में आ जाएगा बच्चों, ध्यान से सब रुकना, कूल रहना। ठीक है, अब देखिए, अब वायु जो है कभी भी सुनना, वायु का जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, वो उसमें अगर चेंज होगा तब भी उसके वेट में चेंज नहीं होगा। तो यहां लिखो, चूंकि वायु के आयतन में परिवर्तन का, जो पहले वाले में आयतन का प्रभाव हटा रहे हैं हम, ठीक है, वायु के आयतन में परिवर्तन यानी वायु का जो वॉल्यूम होगा उसमें अगर चेंज होगा, ठीक है, वायु के आयतन में परिवर्तन का भार पर कोई नहीं बढ़ता है, यानी वायु के भार में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, वायु के आयतन में परिवर्तन से वायु के भार में परिवर्तन नहीं, वायु के भार में परिवर्तन नहीं होगा। अब देखो इसका क्या फायदा हुआ, जैसे अब वायु का आयतन भी चेंज हो जाएगा ना, वेट उतना ही रहेगा, यानी जलवाष्प की मात्रा आपको पता चल जाएगा कि 1000 ग्राम ही है। अब आयतन बढ़े घटे, वो है तो 1000 ग्राम ही ना, कभी बहुत संकुचित हो जाएगा, कभी बहुत फैल जाएगा, रहेगा तो 1000 ग्राम ही। तो आयतन के प्रभाव को हमने रिमूव कर दिया। अब हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि इसमें जलवाष्प की मात्रा कितनी है, यानी वायु के आयतन में परिवर्तन से वायु के भार में परिवर्तन नहीं होता, तो इसका सीधा सीधा प्रभाव क्या पड़ा, इसलिए नीचे लिखो, इसीलिए जो स्पेसिफिक अपने आप में ह्यूमिडिटी होती है यानी विशिष्ट जो आर्द्रता होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जलवाष्प की मात्रा के, यानी जितना ज्यादा उसमें जलवाष्प होगा किसी एयर में उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, विशिष्ट आर्द्रता, जलवाष्प की मात्रा, दोनों जगह ये था। ठीक है, और ये हो गया। और दूसरा, इसी के साथ दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, यानी ये सबसे उपयुक्त विधि है, तो ब्रैकेट में लिखो, यह आर्द्रता मापन की सबसे उपयुक्त विधि, सबसे बढ़िया मेथड है। ठीक है, सबसे उपयुक्त या सबसे सही मेथड, आर्द्रता मापन की सबसे उपयुक्त विधि है, ये लिखना है आपको। ठीक है, ये आर्द्रता मापन की सबसे उपयुक्त विधि, सबसे बढ़िया मेथड है, क्योंकि इसमें आपको एग्जैक्टली पता चल जा रहा है कि हाँ उसमें ह्यूमिडिटी कितनी होगी, इतना हो गया। ठीक है, और तीसरा और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण आता है सापेक्ष आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मोस्ट इंपोर्टेंट करना, इसी से आपका अभी देखना कहां से कहां पहुंच जाओगे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी सापेक्ष, इसी से सब कुछ होता है बच्चों, हर चीज इसी से होती है, मौसम सब इसी से होने वाला है आपका। सापेक्ष आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, सिंपल सी बात है, वायु में जो उपस्थित जलवाष्प की मात्रा होगी, यानी वायु में कितनी जलवाष्प है, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा कितनी है, ठीक है, जलवाष्प की मात्रा और वायु द्वारा जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता का जो रेशियो है, यानी वायु द्वारा जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता, जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता को ही अपने आप में क्या कहते हैं, सापेक्ष आर्द्रता। इसको इंटू 100 कर दो, 100 से कैलकुलेशन कर ले, तो उसको इग्नोर करो। ठीक है, ये क्षमता आपको ये याद रखना है। देखो बाई चांस आपको 5 रोटी मिल रही हैं और आपकी क्षमता है 10 रोटी खाने की, तो 5/10 आपकी क्या हो जाएगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी सापेक्ष आर्द्रता, यानी कोई चीज कितना ग्रहण करती है और कितनी उसकी कैपेसिटी है, वही उनका जो रेशियो होता है वही क्या कहलाता है, सापेक्ष आर्द्रता कहलाता है। अब क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी चीज की सापेक्ष आर्द्रता 100% हो जाए, यानी जितनी उसकी ग्रहण करने की क्षमता है और जितना उसने लिया हुआ है वो कंप्लीट है, यानी अगर 100 यूनिट अगर वायु के पास ऐसी कैपेसिटी है कि 100 यूनिट वो जलवाष्प ले और उसके पास है भी 100 यूनिट ही, तो ऐसी केस में बोला जाता है जब वायु की सापेक्ष आर्द्रता 100% हो जाए, अर्थात जितने उसने
ली है जलवाष्प और जितनी उसकी कैपेसिटी, दोनों जिस दिन इक्वल हो जाएंगे उस दिन बोलेंगे कि वायु सैचुरेटेड है, वायु संतृप्त है, यानी वायु की सापेक्ष आर्द्रता 100% होगी। वायु जिस दिन संतृप्त हो जाएगी, ऊपर कंडेंसेशन होगा, यानी अपने आप में संघनन होगा, यानी संघनन के लिए छोटे छोटे पार्टिकल्स में जलवाष्प चिपकेगा तो बहुत ज़्यादा भारी होगा, बहुत ज़्यादा भारी होगा तो वो ऊपर न टिक के नीचे आ जाएगा। वही जो नीचे आता है वो अपने आप में बारिश या हिमवर्षा के रूप में आता है, यानी जिसको आप बर्फ बोलते हैं या जिसको बारिश बोलते हैं, वो इसी के रूप में नीचे आता है। जब एयर की जो अपने आप में ह्यूमिडिटी है, कौन से रिलेटेड ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है, तभी वो क्या आएगा, नीचे आएगा। ठीक है, अब क्या कोई ऐसी कंडीशन है, कोई ऐसा टेम्परेचर है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाए? बिल्कुल है, एक ऐसा टेम्परेचर होगा जहां वायु 100% सैचुरेटेड हो जाएगी, यानी वायु की सापेक्ष आर्द्रता 100% हो जाएगी। उस टेम्परेचर को बोलते हैं ओसांक बिंदु, ड्यू पॉइंट। ठीक है, उसी को बोला जाता है। अब मैं धीरे धीरे वहां आता हूं। देखो, सापेक्ष आर्द्रता आप लोग समझ गए, अब इसमें क्या हमने कॉन्सेप्ट समझना है ये आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, देखिए जैसे ही आपने ये इसकी डेफिनेशन पढ़ी, इसका क्या मतलब है, रिलेटेड ह्यूमिडिटी, ऊपर क्या लिखा था मैंने, जलवाष्प की मात्रा। अभी ऊपर देखो, उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, यानी इसका सीधा संबंध है जलवाष्प की मात्रा, यानी 3 के 3 जो आर्द्रता मापन की विधियां हैं, जलवाष्प की मात्रा 3 के तीनों में जिसमें जलवाष्प की मात्रा जितनी होगी वो उसके साथ डायरेक्टली क्या होगा, संबंध है। जलवाष्प ज्यादा है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा, जलवाष्प कम है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम। इसको लिखो समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर, इसको क्या लिखना है, 1 लिखना है। ये आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, अब देखिए, यदि जलवाष्प की मात्रा कांस्टेंट रहती है, आपने कहा कि जलवाष्प एयर का फिक्स कर देते हैं हम, ऊपर जो लिखा है मैंने अभी वो लिखा है ना एक फॉर्मूला, मैंने कहा कि इसको कांस्टेंट कर देते हैं, इससे न बढ़ेगा न घटेगा। तो एक पॉइंट लिखना है, यदि कुछ भी मान लो आप लोग, ठीक है, अभी मैं इसको प्रैक्टिकल सही समझाऊंगा। यदि जलवाष्प की मात्रा कांस्टेंट, जलवाष्प की मात्रा कांस्टेंट यानी नियत, यानी फिक्स कर दिया आपने, हिंदी में नियत लिख देना है। ठीक है, आप उसमें ना परिवर्तन होगा ना कुछ, यानी जो अभी फॉर्मूला लिखा था ऊपर वाला आपने फिक्स कर दिया, अगर 50 है तो 50 ही रहेगा, 50 के अलावा बदलेगा ही नहीं, इस ऐसा मान के चलो। ठीक है, तो अब जो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, ये ऊपर वाला तो कॉन्सेप्ट मतलब क्लियर हो गया कि आपका कांस्टेंट है। ये जो परिवर्तित होगा अब ये किससे होगा, जो नीचे लिखा है आपने, यानी उसकी क्षमता से। तो इसका सीधा सीधा मतलब है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी जो सापेक्ष आर्द्रता है वो अपने आप में क्या हो जाएगा, 1 क्षमता, जो यानी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता जो मैंने लिखा है, यानी ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो, ये तो आपने जलवाष्प की मात्रा आपको पता ही है, अगर हमने ये कांस्टेंट कर दिया तो इसका सीधा सीधा मतलब है क्षमता से, यानी क्षमता बढ़ेगी तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, क्षमता घटेगी तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी अपने आप में बढ़ जाएगी। अब ध्यान से सुनना, जैसे ही क्षमता के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ तो हमेशा एक और चीज होती है, वायु का जो तापमान होता है जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता के साथ सीधा संबंध होता है। एक ब्रैकेट में लिखो, वायु का तापमान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी सीधा संबंध है जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता से, जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता। इसका मतलब क्या हो गया, देखो, इसका मतलब है वायु का तापमान ज्यादा होगा, वायु गर्म होगी ज्यादा इवेपोरेशन होगा, यही तो होता है। वायु ठंडी होगी कम तापमान होगा, कम इवेपोरेशन होता है, डायरेक्ट क्षमता से तो संबंधित है। तो मैं क्या एक काम कर सकता हूं, यहां भी क्षमता लिखा है, यहां भी क्षमता लिखा है, यानी ये तापमान बढ़ रहा तो क्षमता भी बढ़ती, ये ऊपर ही है। ठीक है, तापमान घटेगा क्षमता भी घटेगी। क्या क्षमता की जगह मैं तापमान लिख दूं, आपको बिल्कुल लिख दो सर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो हमेशा याद रखना, जब कभी भी तापमान, इसको इक्वेशन नंबर 3 लिखो, जब कभी भी तापमान बढ़ेगा तो ये घटेगा, तापमान घटेगा तो ये बढ़ेगा, यानी तापमान के साथ इसका उल्टा क्या है, संबंध। तो आप ये कहोगे सर मजा जैसा नहीं आ पा रहा, आपका पहली लाइन तो समझ में आ गई कि जो अपने आप में कौन सी रिलेटेड ह्यूमिडिटी है, सापेक्ष आर्द्रता है, आपने कहा जितनी उसकी है, जितना ग्रहण किया है, जो उसकी कैपेसिटी, उसका रेशियो है। तो मैंने कहा ठीक है, जलवाष्प की मात्रा के साथ सीधा संबंध होगा ना, जलवाष्प ज्यादा होगा तो ये भी ज्यादा, ये कम। तो मैंने कहा कि अगर हम इसको कांस्टेंट कर दें, नियत कर दें, तो अब वो जो ऊपर वाली इक्वेशन बना रखी थी इससे पहले वाली, तो ये यहां क्षमता लिखा था, तो ये क्षमता बढ़ेगी तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो क्षमता जो होती है अपने आप में टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होती है। तो मैंने कहा कि क्षमता की जगह मैं टेम्परेचर लिख देता हूं, और ये अपने आप में रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब आप समझ जाओगे सापेक्ष आर्द्रता और ये जो टी होता है, टेम्परेचर होता है, ये अपने आप में उल्टे संबंध रखते हैं। अब इसको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं। देखिए,
अब आपको बहुत आसानी, आपको रटना रटना है ना कुछ करना है, ये तो प्रैक्टिकल चीज है ना। अब एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं, देखिए एग्जाम्पल, ठीक है। सपोज मैंने क्या कहा, तापमान, कहीं का तापमान इधर लिख दिया मैंने, ठीक है, टेम्परेचर। मैंने दूसरा लिखा मात्रा, मात्रा मतलब जलवाष्प की मात्रा, अभी मैंने ऊपर लिखा है कि नियत है, कांस्टेंट है, अभी लिख रखा है, ठीक है, कांस्टेंट मानेंगे इसको। दूसरा मैंने कहा क्षमता, क्षमता क्या होती है, टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली क्या होती है, उल्टा संबंध हो क्षमता। और लास्ट पॉइंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी में क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी सापेक्ष आर्द्रता। देखो टेम्परेचर एक केस था 60 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा था उसका आधा कर दिया 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा कर दिया मैंने 15 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी आधा 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 टेम्परेचर में घटाता गया। मात्रा अभी हमने अभी जलवाष्प की मात्रा कांस्टेंट कर रखी है, सपोज 25 ग्राम है, ये तो फिक्स रहेगा, ठीक है। ये भी मैंने कहा 25 ग्राम हो गया और ये भी 25 ग्राम हो गया, जलवाष्प इतनी है, ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रखा है, ये बदलेगा नहीं, कांस्टेंट कर दिया। क्षमता देखिए, तापमान के साथ बच्चों क्या होता है बताया, अभी ऊपर वाली इक्वेशन देखो थर्ड वाली, तापमान के साथ उल्टा संबंध है। यहाँ 60 तापमान था, यानी इसकी क्षमता बाई चांस जिस टाइम यहाँ पे 60 डिग्री है, यहाँ क्षमता इसकी सपोज 100 डिग्री, 100 क्या है अपने आप में ग्राम है जलवाष्प ग्रहण करने की। टेम्परेचर मैंने कम किया, 60 से 30 आया, तो ये 30 है, तो ये क्षमता जो हो जाएगी अपने आप में क्या हो जाएगी, वो भी डायरेक्टली टेम्परेचर के साथ संबंधित है, तो 25 ग्राम का क्या हो जाएगा यहाँ पे 50 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। क्यों, तापमान घटता है तो क्षमता भी तो घटेगी ना, तापमान बढ़ेगा तो क्षमता, जहां अगर सूर्य की किरण तिरछी पड़ रही तो कम इवेपोरेशन होगा, वाष्पीकरण कम होगा, सूर्य की किरण लंबा तो पड़ेंगे तो ज्यादा होगा। और तापमान 15 डिग्री गया तो ये भी और कम हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 50 का 25 डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब बताइए, जब इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 में से 25 है तो इसको 25% बोलते हैं, क्षमता 50 है, धारण किया है 25 तो 50% धारण कर दिया, क्षमता है 25, इसने पूरा 25 का 25 धारण कर दिया, यानी रिलेटेड ह्यूमिडिटी क्या हो गया अपने आप में 100% हो गया। यानी जब कभी भी वायु में रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होती है, इसको बोलते हैं कि वायु क्या होगी, संतृप्त होगी, यानी वायु का सैचुरेशन हो गया, वायु संतृप्त हो गई, क्या हो गया, सैचुरेशन ऑफ एयर, सैचुरेशन ऑफ एयर, यानी वायु की क्षमता 100% हो गई है, यानी वायु अब आर्द्रता धारण नहीं कर पाएगी, उसकी बस की नहीं है, क्योंकि 100% सैचुरेट होगी। और ऐसा टेम्परेचर जहां पर वायु 100% सैचुरेट हो जाती है, उसी को बोला जाता है ओसांक बिंदु। अब पेपर में क्या पूछता है पता है, वह तापमान बताइए जहां पर वायु 100% सैचुरेट या संतृप्त होती है, उसको बोला जाता है ओसांक बिंदु, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्यू पॉइंट, ठीक है, ड्यू पॉइंट। तो लिख लेना, ऐसा बिंदु जहां पर वायु 100% क्या हो जाती है, 100% सैचुरेट हो जाती है, उसको बोला जाता है। अब ये तो एग्जाम्पल है, 15 डिग्री मत कहना, कुछ भी हो सकता है टेम्परेचर, ओसांक बिंदु ड्यू पॉइंट। और जहां पर वायु 100% संतृप्त होती है, इसका मतलब है कि वायु अब आर्द्रता ग्रहण नहीं कर पाएगी। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, जब वायु की आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता खत्म हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, वायु का सैचुरेशन, वायु संतृप्त होगी, अब उसके बस की नहीं है। और ये मैंने पूरा चार्ट से आपको समझा दिया, वायु संतृप्त होगी यानी सैचुरेशन ऑफ एयर, और जब संतृप्त होगी तो ये जो वायु है अब इसके पास क्षमता नहीं है, नीचे फेंक देगा, इसी के रूप में हिमवर्षा, यानी हिम के रूप में या वर्षा के रूप में क्या आएगा, नीचे आएगा, बादल बनेंगे और बादल बनने के बाद नीचे फेंक देगा, इसी के साथ हिमवर्षा, और अपने आप में क्या हो जाएगी, वर्षा हो जाएगी। एक बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको इसको समझाता हूं, छोटा सा 2 मिनट का टॉपिक रहा है आपका, देखिए इसको मैं बहुत आसानी से समझाता हूं, ठीक है। देखिए सपोज ये सरफेस है, क्या है ये, सरफेस है, ठीक है, सरफेस है। अब यहां पर देखिए तापमान मैंने क्या कहा, यहां से हवा क्या होती है, ऊपर की ओर जाती है तो फैलती है, अभी बता रखा है, ये फैलती है, तो तापमान में क्या होगी, कमी होगी ऊपर की ओर जाने में। सपोज यहां एयर का टेम्परेचर 20 डिग्री था, यहां आधा हुआ 10 डिग्री, यहां 5 डिग्री, ये टेम्परेचर हुआ 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री, 20 डिग्री, ठीक है, ये अभी बता रखा है, ठीक है। जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये ह्यूमिडिटी क्या होगी, सपोज यहां पर जो है वायु की जो अपनी क्षमता है वो 25 ग्राम है आउट ऑफ 100, ठीक है, इसमें 25 ग्राम है, 100 इसकी क्षमता थी, यहाँ 50 ग्राम हुआ, अभी बता रखा है 100 इसकी क्षमता थी, और यहाँ 100 ग्राम हो गया, 100 ही इसकी क्या थी, क्षमता थी, यानी जितनी क्षमता थी उतनी उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी, ठीक है। यानी 25 ग्राम मतलब इसको ये थोड़ा उल्टा हो रहा है, 25 को 100 करो, यहाँ 25 और 50 करो, ये उल्टा हो गया, ठीक है, 25 को 50 करो, यहाँ क्या होगा, ये 25 ही रहेगा, ये 50 हो गया, ठीक है, 1 मिनट, 25 और ये 25 ग्राम, और ये क्या हो गया 50, और ये क्या हो गया 25, अभी बता रखा है मैंने, ठीक है, ये 25, ये यानी ये क्या हो गया 25 और 50। हाँ, अब देखिए ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ 100% होगी, जैसे ही 100% होगी, यानी यहाँ पर कितनी थी
25% थी, ठीक है, ये सतह है, ऊपर की ओर हवा जा रही, यहाँ 50% होगी और यहाँ क्या होगी 100%। जैसे ही वायु में संतृप्त वायु 100% क्या होगी अपने आप में, मतलब सैचुरेट होगी, तो इसका बोलते हैं वायु का 100% ह्यूमिडिटी, यानी वायु क्या होगी यहाँ पर संतृप्त। वायु जैसी संतृप्त होगी उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसका मतलब है रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होगी 100%। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होगी, यहाँ छोटे छोटे कण होंगे ऊपर, बहुत बल, उसको बोलते हैं आर्द्रताग्राही नाभिक, यानी अपने आप में आर्द्रताग्राही नाभिक बोला जाता है, वो बाद में बताऊंगा। तो वायु 100% सैचुरेट होगी, इसका क्या मतलब है, अब यहाँ पर क्या होगा संघनन, कंडेंसेशन, ठीक है, संघनन होगा तो क्या बनेंगे बादल, बादल बनेंगे तो क्या होगी वर्षा, ठीक है, यहां से क्या हो जाएगी आपकी बारिश हो जाएगी, ये ऐसे। अभी बारिश मैंने पढ़ाया नहीं है, वर्षा मैंने पढ़ाया नहीं, ठीक है। सेम केस अगर इसी प्रकार से, ये कौन सा हो रहा है, कौन सी कूलिंग होती है इसको, ये कौन सी कूलिंग हो रही है जल्दी बताओ, एडियाबेटिक कूलिंग, यानी जो मैंने आपको बताया था रुद्धोष्म तापी परिवर्तन, यानी रुद्धोष्म कूलिंग होती है ये फैलने के कारण, ठीक है, ये अपने आप में क्या हो जाएगी फाइनली बारिश हो जाएगी। सेम केस अगर जो हीट है वो मतलब एटमॉस्फेयर जो नीचे नीचे का पोर्शन है, यानी 2 से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस में अगर कभी ऐसा होता है, यानी एक केस और देखिए, लास्ट पॉइंट है ये रहा, ये सपोज 2 से 3 किलोमीटर की सरफेस से डिस्टेंस है, कितनी 2 से 3 किलोमीटर की, ठीक है, ये वाला पोर्शन देखिए, ये सतह है, सतह के सामने वाली हवा क्या होगी गर्म होगी, इसके कंपैरिजन में ये गर्म होगी, इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये हीट का क्या होगा डायबिटिक चेंज, मैंने आपको बताया था परिवर्तन होगा, यानी ताप में क्या होगा परिवर्तन होगा, इससे हीट इसमें जाएगी, ठीक है, और इसमें जाने के बाद ये क्या हो जाएगी गर्म हो जाएगी, और ये इसके कंपैरिजन में ये तो गर्म है ही, इससे यहाँ हीट का क्या होगा ट्रांसफर होगा, यानी डायबिटिक चेंज के कारण ये क्या हो जाएगा गर्म हो जाएगा, होगा नहीं होगा, बिल्कुल बताइए कि डायबिटिक चेंज के कारण यहाँ गर्म होगा, तो फाइनली इसका जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। तो देखिए डायबिटिक चेंज के कारण तापमान क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, किसका इसका, क्योंकि इसने इसको दी तो पहले ये गर्म था, अब ये थोड़ा सा क्या होगा कम टेम्परेचर होगा, तापमान घटेगा। जैसे ही तापमान घटेगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाती है बढ़ जाती है, मैंने अभी बताया था आपको तापमान के साथ उल्टा संबंध होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी उसकी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। जैसे ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो वो उसका जो एक ऐसी केस आएगी जब ये 100% हो जाएगा, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब क्या हो जाएगा 100% हो जाएगा। जैसे ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हुआ वायु संतृप्त होकर संघनन हो जाएगा, वायु क्या हो जाएगी सैचुरेटेड, संतृप्त होगा तो संघनन होगा, और संघनन होगा तो अपने आप में क्या बनेगा कोहरा बनेगा, क्या बनेगा कोहरा। ऊपर बादल बन रहे थे, सतह से 2 से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर अपने आप में क्या बनेगा कोहरा बनेगा, ठीक है। ये अपने आप में था पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट आपके भले ही समझ में नहीं आया होगा, अगली क्लास में मैं इसको समझा दूंगा, होपफुली आपके समझ में आया होगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।